हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि कल हमने बात की थी कि भाषा परिवार विश्व की भाषाओं के बारे में हमने बात की थी कि भाषा परिवार कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो आज हम यहाँ करेंगे कि भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हम किस तरीके से करेंगे। भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इसमें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं ही बोली जाती हैं। इस बात का आप सभी ने ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ इनका वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे, जैसे कि प्राचीन आर्य जो हमारी भाषाएं हैं इनको हम करेंगे 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और जो इसकी भाषा थी वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, और जो इसका समय है वो 2000 ईसा पूर्व से 1000 और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ हम मध्यम कालीन आर्य भाषाएं की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं इनमें और कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, इस बात का आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट ये भाषाएं मध्यकालीन आर्य भाषाओं में शामिल हैं। फिर हम यहाँ जो तीसरे नंबर पे है हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। और जो इसकी समय सीमा मानी गई है वो 1000 ईस्वी से अब तक मानी गई है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अगर किसी ने डाउट है तो कृपया करके आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा हम उसको दोबारा से अच्छे से कर लेंगे। फिर यहाँ हम जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जैसे कि हम यहाँ बात करें कि भारत में भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो आप सभी को पता है वो संस्कृत है, और उसकी भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में भी विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो हमारी वैदिक संस्कृत है इसमें क्या क्या शामिल है इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं विस्तार से तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए का पता नहीं वो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछ सकता है। तो जो वैदिक संस्कृत में है उसमें जैसे हमारे 4 वेद हो गए, उपनिषद हो गए और ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, ये हमारे आएंगे वैदिक संस्कृत में। और जो लौकिक संस्कृत है उसमें क्या क्या आएंगे, महाभारत, रामायण। और जो हमारी मध्य भारतीय आर्य भाषाएं हैं वह भी मुख्य रूप से उसमें से 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य भारतीय आर्य भाषाओं में मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषा विकसित हुई है। तो 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। पाली को सबसे पहले प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है, फिर प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, और फिर अपभ्रंश देश भाषा। इन तीनों भाषाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम सबसे पहले पाली भाषा के बारे में कुछ बात करेंगे कि जैसे कि पाली जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। कुछ विद्वान जो पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं, पल्ली का अर्थ है ग्राम, तो इस प्रकार से पाली का अर्थ क्या होगा, ग्रामीण भाषा या गाँव में बोले जाने वाली भाषा। कुछ विद्वान है जो वो पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो विद्वान हैं अलग अलग शब्दों से पाली का अर्थ अलग अलग बता रहे हैं। कुछ विद्वान तो यहाँ तक भी कहते हैं कि पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा भी माना जाता है। यहाँ एक हमारे भाषा वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर भोलानाथ
अर्थ तिवारी जी ने भी लिखा है और साथ में डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार मैं यहाँ बताऊंगी कि भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार्य बुद्धघोष ने किया था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि जो पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? आचार्य बुद्धघोष। तो ये 5वीं सदी में इन्होंने इसका प्रयोग किया है। और जो पाली शब्द का जो सर्वप्रथम जो इसका उपयोग है वो सबसे पहले यूरोप में हुआ। किंतु आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ कच्चायन और एक मोगलान नामक 2 पाली व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में ही किया है। यहाँ मैं छोटी सी बात और यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि पाली भाषा में कितनी ध्वनियाँ हैं, इस बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाली भाषा में किसने कितनी ध्वनियाँ यहाँ मानी गई हैं। यहाँ हमारे पाली भाषा के एक बहुत वो हुए हैं हमारे रचयिता कच्चायन के अनुसार। तो आपको यहाँ कच्चायन ने क्या लिखा, कई बार ये भी आ जाता है कि कच्चायन ने लिखा कच्चायन व्याकरण, और उनके अनुसार पाली भाषा में 41 ध्वनियाँ हैं जिनमें 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। जो इन्होंने 41 जो माने हैं, हमारे भी कितनी ध्वनियाँ हैं वो 41 मानी हैं कच्चायन जी ने। और ऐसे ही एक दूसरे और हैं भाषा वैज्ञानिक मोगलान के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है जिनमें 10 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। और मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी भाषा विज्ञान का जो उनकी पुस्तक है उसमें पाली भाषा की ध्वनियों की संख्या 47 बताते हैं। इस बात का आपने यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ मैं और कुछ यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जो पाली है, पाली भाषा का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए कि पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली में ही लिखा गया है। आप सभी को पता है कि जो त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वह भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जो ये त्रिपिटक हैं उनके क्या क्या नाम हैं? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कई बार एनटीए ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है क्योंकि बहुत डीप जाके प्रश्न कर रहा है एनटीए। तो यहाँ ये भी पूछ सकता है कि पाली में संस्कृत के किस लिंग का लोप होने लगा। यहाँ आप लोगों ने बताना है कि पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा और पाली में संस्कृत के द्विवचन का भी लोप होने लगा। कई बार ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पाली के बाद अब जो हमारी दूसरी भाषा आती है वह है प्राकृत। जो प्राकृत भाषा है यह बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे और जो हमारा जैन साहित्य है वह भी प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। अगर हम मोटे तौर पर यहाँ प्राकृत का समय, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, सन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का माना जाता है। और प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरी दास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरणों में बांटकर देखा है। जैसे कि प्रथम प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है, प्राक पूर्व कृतम प्राकृत, अर्थात पहले से बनी हुई भाषा। द्वितीय प्राकृत, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। हेमचंद्र जी ने भी यहाँ लिखा है कि प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत्र आगतम व प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का जो मूल है वह संस्कृत है और जो संस्कृत से आई हुई है या संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। जो हमारी तृतीय प्राकृत है, तृतीय प्राकृत में क्या है कि प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान उसे तृतीय प्राकृत भी
कहते हैं। यह सारी बातें आप लोगों ने यहाँ ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ सामान्य रूप से या वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक मुख्य साहित्यिक भाषा के रूप में ही प्रचलित रही। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि जो प्राकृत की जो प्रथम अवस्था है उसे क्या माना गया है, पाली। प्राकृत की जो द्वितीय अवस्था है प्राकृत, और प्राकृत की तृतीय अवस्था को अपभ्रंश कहा गया है। यह सब आपने ये सारी बातें ध्यान रखनी। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि प्राकृत भाषा के रूप कौन कौन से हैं। जैसे कि शोरसेनी प्राकृत है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये मथुरा या सूरसेन प्रदेश की बोली है। जो पैसाची प्राकृत है ये उत्तर पश्चिम के आसपास की भाषा है। जो महाराष्ट्री प्राकृत है वो मूल महाराष्ट्र की भाषा है। और जो अर्धमागधी प्राकृत है वो मागधी और शोरसेनी के बीच की भाषा है। और जो मागधी प्राकृत है वो है मगध के आसपास की भाषा। यहाँ मैं आपको पाली की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो प्राकृत की जो ध्वनि की संरचना है वो भी पाली के समान ही है। जो बातें पाली से अलग है वह कौन कौन सी बातें हैं, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दे के इसको सुनना। कि विसर्ग का जो लुप्त होने की प्रक्रिया है वह पाली से ही शुरू हो गई थी, और प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन ओकारांत शब्दों में परिवर्तित होने लगे। पाली में यह व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, जबकि प्राकृत में प्राय यह समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर, किसके स्थान पर, यह के स्थान पर जय प्रयुक्त होने लगा। इसके अंतर्गत द्वित्वीकृत रूप में प्राप्त व्यंजन का भी मूल व्यंजन ही बचा रहा। तो यहाँ तक जैसे हमने अभी पाली की, प्राकृत की, तो यहाँ कई बार क्या है कि प्राकृत के भेदों को लेकर भी सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं कि प्राकृत के कितने भेद हैं, किसने प्राकृत को कितने भागों में बांटा है। यहाँ भी थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं कि आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार, आचार्य भरत मुनि जी ने क्या लिखा है, उनके ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्यशास्त्र। और उन्होंने प्राकृत के भेद 2 भागों में किया है उन्होंने, मुख्य प्राकृत और गौण विभाषा। जो मुख्य प्राकृत है उसमें उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं शामिल की है, जैसे मागधी, अवंतिका, प्राच्या, सूरसेनी या शोरसेनी, अर्धमागधी या बाह्य लीक या दक्षिणात्य या महाराष्ट्री। और जो गौण विभाषा है इसमें साबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी और उद्रजा और वनेचरी। फिर हमारे दूसरे जो हुए हैं हमारे काव्य शास्त्री, उन्होंने वररुचि जी हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है प्राकृत प्रकाश के नाम से, तो इन्होंने बताया है कि शोरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत और पैसाची प्राकृत। फिर हेमचंद्र जी ने भी कौन सा ग्रंथ लिखा है, प्राकृत व्याकरण, और इन्होंने इसके किस किस नाम से बताए हैं, अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची, अपभ्रंश। जो चूलिका है पैसाची को जो आचार्य दंडी हैं उन्होंने इसे भूत भाषा कहा है। और आपको पता ही होगा कि हेमचंद्र जी को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको पाली और प्राकृत के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब हम यहाँ करेंगे अपभ्रंश भाषा कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए कि जो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ। यहाँ हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल या सामान्य रूप का रह जाता है तब वह पंडितों की दृष्टि से बिगड़ी हुई मानी जाती हैं। यहाँ प्रश्न एक और बनता है कि अपभ्रंश भाषा के और कौन कौन से नाम हैं। कई बार ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अपभ्रंश को और किन नामों से जाना जाता है। आपको 2-3-4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से 3 होंगे, एक नहीं होगा, उसको आप लोगों ने अलग करना है। तो वो कौन कौन से अन्य नाम हैं, अवहट, अवहत, देश भाषा
और देसी भाषा आदि के नाम से भी अपभ्रंश भाषा को जाना जाता है। अपभ्रंश में और क्या क्या आता है? अपभ्रंश है जो वो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था को माना गया है कि अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी से होना प्रारंभ हो गया था। अब अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आभीर, आभीरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। जो अपभ्रंश है इसमें तत्सम शब्द है और इसी तरह अपभ्रष्ट शब्द भी तत्सम है। अब यहाँ आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर हैं? तो यहाँ आपने याद रखना है कि अपभ्रंश में 8 स्वर हैं जो कि 2 भागों में बांटे गए हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं अपभ्रंश में? अ, ई, उ, ए, ओ। और जो दीर्घ स्वर हैं वो हैं आ, ई, उ। तो यहाँ भी जो है आचार्य भर्तहरि ने भी बताया है कि सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को ही अपभ्रंश कहा गया है। यह बात आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग हुआ है और पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अप शब्द के समानार्थक के रूप में प्रयोग किया है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र जी ने ही यहाँ किया है। आचार्य जो हमारे सबसे बड़े इतिहासकार हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है। अब भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के लिए अलग अलग शब्द प्रयुक्त किए हैं, जैसे कि आचार्य दंडी जी ने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा या आभीर कहा है। भर्तमुनि ने अभिरोक्ति कहा है। वाग्भट और हेमचंद्र जी ने इसे ग्राम भाषा कहा है। तो जो हम अपभ्रंश भाषा का जो प्राचीनतम उदाहरण है वो भर्तमुनि के नाट्य शास्त्र में ही मिलता है। जैसे कि आचार्य रुद्रट ने काव्य अलंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उनमें अपभ्रंश भी शामिल है। दामोदर पंडित ने, यहाँ आपको पता भी होगा कि दामोदर पंडित जी ने कौन सी रचना लिखी, तो उनकी रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवहथ कहा गया है। यहाँ आपने ये बातें ध्यान रखनी है। और जो हमारे जैसे कि ग्रियर्सन है, पिसेल है, भंडारकर है, चटर्जी हैं, वुलनर है आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कीथ महोदय, याकोबी, जयूल बलाख, अल्सडार्फ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना। जो महाकवि कालिदास की कृति है विक्रमो वर्षियम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के भी यहाँ कुछ छंद मिले हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के अलग अलग भेद माने हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा कि कौन कौन से भेद माने हैं। जैसे कि नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ही बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएं। जैसे कि नमी साधु विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। फिर मार्कंडे जी हुए हैं, मार्कंडे जी की पुस्तक का नाम है प्राकृत सर्वस्व और इन्होंने भी अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़। मैं फिर दोनों जो मैंने अभी बताए हैं आपको फिर मैं आपको दोहरा रही हूँ। नमी साधु ने कौन कौन से माने हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मार्कंडे जी ने कौन कौन से माने हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़। फिर याकोबी जी ने भी इसके अपभ्रंश के 4 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी,
दक्षिणी और उत्तरी। याकोबी ने कितने भेद माने हैं? 4, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। फिर है तगारे। तगारे ने भी 3 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। फिर नामवर सिंह जी। नामवर सिंह जी ने भी अपभ्रंश के 2 भेद माने हैं, पूर्वी और पश्चिमी। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद करनी हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अगर हम बात करें, डॉक्टर नामवर सिंह जी दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश के 2 ही भेद किए हैं। वो कौन कौन से? पूर्वी और पश्चिमी। नवी साधु की उपनागर अपभ्रंश परिनिष्ठित भाषा थी। इनको यह भी कहा जाता है नागर या सौराष्ट्री कहाँ की बोली है? गुजरात की बोली। उपनागर राजस्थान की बोली और जो ब्राचड़ है वो सिंध की बोली है। मार्कंडे ने ब्राचड़ को सिंधु देशो उद्भव कहा है। यह बात आपने याद रखनी है कि मार्कंडे ने ब्राचड़ को सिंधु देशो उद्भव कहा है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से पैसाची पर दर्द भाषा का प्रभाव है और वर रुचि ने पैसाची का आधार संस्कृत को माना है। जो मार्कंडे पैसाची के 3 भेदों का उल्लेख करते हैं, यहाँ भी आपने ध्यान रखना है कि मार्कंडे जी ने कौन कौन से 3 भेदों का उल्लेख किया है पैसाची का? केक्य, पांचाल और सूरसेनी। भारत में पैसाची की रचनाएं उत्तर पश्चिम कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जैसे कि अपभ्रंश भाषा की। 1-2 बातें और यहाँ देख लेते हैं कि जो अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन सी हैं, भाई किस किस ने अपभ्रंश में अपने ग्रंथ लिखे हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करें, पौमचर्व्यु स्वयंभू जी ने लिखा है और यह अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य माना गया है। मैं यहाँ फिर आपको दोहरा रही हूँ कि पौमचर्व्यु स्वयंभू जी ने लिखा है और यह अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य माना है। महापुराण किसने लिखा? पुष्पदंत जी ने, और इसके भी इन्होंने 2 भाग किए हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। यहाँ एक प्रश्न और महत्वपूर्ण बन सकता है कि अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक किसे माना जाता है। प्रश्न है ये कि अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक किसे माना जाता है, तो वह डॉक्टर रिचर्ड पिसेल को माना जाता है। यहाँ डॉक्टर हरदेव बहारी जी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। जो अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद्र को कहा जाता है कि अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण किसने लिखा? हेमचंद्र जी ने। और यहाँ हम बात करें, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है और इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जो यह धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, इन्होंने माना है कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी और इस तरह से वे अपभ्रंश की 5 स्थिति स्वीकार करते हैं। कौन करते हैं अपभ्रंश की 5 स्थिति स्वीकार? धीरेन्द्र वर्मा जी। इन्होंने कौन कौन सी 5 स्थिति माना है? सोरसेनी प्राकृत या सोरसेनी अपभ्रंश, पैसाची प्राकृत, पैसाची अपभ्रंश, मागधी प्राकृत, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत और अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत और महाराष्ट्री अपभ्रंश। यह पैसाची अपभ्रंश को केक्के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैसाची अपभ्रंश को केक्के भी कहा जाता है। सिंगली के आदि रूप को अलू कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश से बांग्ला का विकास हुआ है और जो पुरुषोत्तम देव ने प्राकृत अनुशासन नामक ग्रंथ की रचना भी अपभ्रंश में की है और साहित्यिक रूप से अपने विकास और विस्तार के समय अपभ्रंश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली भाषा सोरसेनी प्राकृत है। इस बात को भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और जो अपभ्रंश ग्रंथ है वो अपभ्रंश काव्य त्रयी की रचना लालचंद्र गांधी ने की थी। यानी यहाँ एक प्रश्न और बनता है आपके लिए कि अपभ्रंश काव्य त्रयी की रचना किसने की, तो आपने यहाँ याद रखना है कि लालचंद्र गांधी ने की है। अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप में सिद्ध कवियों की भाषा का भी विकास हुआ। यहाँ जो अपभ्रंश है
वो उकार बहुला भाषा है, जैसे कि अवधि में लिखू, बैठू, कालू आदि रूप में अपभ्रंश से घृणित है, और अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है। खस को दर्द नाम से भी जाना जाता है। जो कोंकणी भाषा का विकास है वह भी महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है, और अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा है, और अपभ्रंश और अवहट से हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाग वैचित्र्य के प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी मिलती है। मुझे आशा है कि जहाँ हमने अभी की है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, सिर्फ एक अवहट हमारी रहती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कल मैं आपके पास ये डाल दूँगी, लेकिन इससे पहले आपने इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ फिर आपको दोहरा रही हूँ कि आपने सेल्फ स्टडी वाला कार्य भी करना है। जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार आप अपनी बुक्स से ज़रूर पढ़ लेना। अगर उसमें कुछ ऐड ऑन आप वहाँ कर सकते हो तो वो भी कर लेना, लेकिन आपने यहाँ स्वयं भी 7 से 8 घंटे अच्छे से पढ़ना है। आपने मेरी वीडियो कैसी लगी, और मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।